अबे सत्तू, तुम ये चल क्या रहा है? हम कप्तानगंज से कुंदनगढ़ कैसे पहुंचे? और तुम यहाँ कब आए और हम यहाँ कैसे आए? और तुम बाहर कैसे हो? एकदम राजकुमार बने हुए हो। और हम अंदर कैसे हैं? सत्तू को माहेशमती की दुनिया में देख के मुन्नू बौखला गया था और सत्तू ये देख के थोड़ा हैरान था। मुन्नू बोला, अबे देख क्या रहे हो? मुंह में दही जम गई है क्या? जवाब दो हमारी बात का। सत्तू कुछ पल और मुन्नू को वैसे ही देखता रहा और फिर बोला, महेंद्र भैया, आप ठीक हैं? महेंद्र? साले मजाक सूझ रहा है तुमको? एक तो वैसे ही यहाँ सब फांसी का ड्रामा चल रहा है, ऊपर से तुम हमको महेंद्र बुला रहे हो। ए सत्तू, बकलोली बंद करो। हाँ, बाहर निकालो हमें यहाँ से। देखिए, आप एक महान खानदान की वीर हैं। ऐसी गंदी भाषा में बात करना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। मेरे बड़े भाई हैं आप, विद्रोही परिवार का गौरव हैं आप। मुन्नू समझ गया कि उसके परम मित्र, उसके बेस्ट फ्रेंड सत्तू के जैसा दिखने वाला आदमी असल में सत्तू नहीं, बल्कि यहां माहेशमती का एक नागरिक था। मुन्नू ने खुद को शांत करते हुए सत्तू से पूछा, अच्छा, खानदानी तरीके से बात करते हैं। तुम सत्तू नहीं तो कौन हो? हाँ, अब आपको हमारा नाम भी नहीं पता। हमारा नाम विहान है, आपके चाचा के बेटे हैं हम। तो विहान भाई, हमको झूठे चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा सुना दी गई है। भैया हमारी बात तो सुन लीजिए। हम यहाँ आपको ये संदेश देने आए थे कि चांदी की चोरी के दिन जो आदमी बाज पे उड़कर भागा था, जो सुरक्षा कर्मियों के हिसाब से आप थे, उसका पता चल चुका है। उसको कांस्य नगरी के किसी अज्ञात आदमी ने 500 सोने के सिक्के दिए थे, आपका भेष धर के उस चोरी को अंजाम देने के लिए। और वो आदमी पंडारा की घाटी में एक सराय में रुका हुआ है। विहान की बात सुन के मुन्नू बोला, अबे तो तुम यहाँ क्यों आए हो? पंडारा घाटी जाके उसको पकड़ो ना। भैया, पंडारा घाटी माहेशमती का काला बाजार, मौत की घाटी है, और वो बाज सवार एक खतरनाक अजूबा है। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। आपको पता है ना कि मुझे लड़ाई झगड़े से कितना डर लगता है। अरे डर के आगे जीत है सत्तू। विहान भैया, हमसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन भैया, अगर आप किसी तरह से उस बाज सवार को पकड़ लें तो आप अपनी और पिताजी की जान बचा सकते हैं। आंखों में आंसू और चेहरे पे फीकी मुस्कान लिए विहान वहां से चला गया। मुन्नू शौक में था। 5432 साल पहले भी सत्तू फट्टू का फट्टू ही था। कुछ लोगों को बदलना समय के बस की भी बात नहीं होती। मुन्नू निराश होकर वापस उस काल कोठरी में लगे बिस्तर पर आकर बैठ गया। और तभी वो पन्ना बोला, 12 बजे कैद से भागना है। टाइम तो बता दिया, टेक्निक भी बताई दो। मुन्नू ने यह बात बोली ही थी कि उसे चाबी के खनकने की आवाज आई। काल कोठरी के बाहर बैठे पहरेदार की जेब से चाबियों का गुच्छा लटक रहा था। मुन्नू बोला, वाह पन्ना जी, मान गए आपको। मुन्नू तुरंत दबे पैर काल कोठरी की सलाखों के पास गया और अपना हाथ फैला के चुपचाप उसने पहरेदार की जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल लिया। ठीक आधे घंटे के बाद 12 बजे मुन्नू कुंदनगढ़ की जेल से आजाद था। हाथ में वो पन्ना लिए मुन्नू भाग रहा था। पन्ना उसको रास्ता बता रहा था। पन्ने के बताए रास्ते को फॉलो करते हुए मुन्नू आधे घंटे के बाद खड़ा हुआ था कुंदनगढ़ की पहाड़ी की तलहटी में, जहां था शैतानी तांत्रिकों, मायावी जानवरों, खतरनाक योद्धाओं, रूप बदल लेने वाले अजूबों से भरा माहेशमती का काला बाजार, पंडारा घाटी। मुन्नू ने चारों तरफ देखा। वहां उसे खतरनाक से दिखने वाले लोग, दुकानों पे बड़े बड़े पिंजरों में बंधे अजीब जानवर और कुछ शैतानी साए दिखे। घबराते हुए मुन्नू ने पन्ने से पूछा, पन्ना जी, हमें वापस जाना था, ये हम कहां आ गए? पंडारा घाटी। क्या?
पंडारा घाटी, जिसको वो नकली सत्तू मौत की घाटी बता रहा था। पन्ना जी, हमें 2025 में जिंदा वापस लौटना था, मर के नहीं। यहीं इस काला बाजार में तुम्हें मिलेगा लूका की मायावी वस्तुओं की दुकान में परम वेद का दूसरा पन्ना। वो तुम्हें यहां से वापस जाने का रास्ता बताएगा। पन्ने की बात सुनकर मुन्नू ने कुछ पल सोचा और कहा, वैसे हमें आप पे थोड़ा डाउट तो हो रहा है, लेकिन आपकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मुन्नू पन्ने की बात सुनकर पंडारा घाटी में सर झुकाए चुपचाप बिना किसी से नजरें मिलाए दुकान की तरफ बढ़ चला। उसके चारों तरफ खतरा था, पर वो कुछ ही देर में लूका की दुकान के बाहर खड़ा था। तभी पन्ना बोला, मुन्नू, आज वापस लौट के तुम अपने चाचा सोमेश देव को मौत के हवाले कर दोगे और तुमको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा माहेशमती में। दोषी साबित हो जाओगे तुम। अरे ये सोमेश देव हमारे चाचा थोड़ी हैं, और इनके हमें दोषी घोषित करने से हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। हम कौन से यहां रहने वाले हैं। ठीक है, जाओ मिट्टी में मिला दो विद्रोही परिवार का नाम और बन जाओ दोषी। पन्ने की बात सुनकर मुन्नू रुक गया और बोला, यानी कि आज हमारे यहां से भागने से हमारा विद्रोही सरनेम आने वाले हजारों सालों के लिए दोषी हो जाएगा। हाँ, यही है इतिहास का वो पल जहां तुमने विद्रोही को दोषी बना दिया। अच्छा, तो अब क्या करें? पल को पलट दो, मुकाबला करो उस अजूबे का जिसने तुम्हारे भेष में चोरी की। धर्म संकट में फंस गया था माहेशमती का मुन्नू। या तो नाम बचा ले या फिर जान बचा ले। मुन्नू भले ही फितरत से थोड़ा बदमाश था, पर था तो वो माहेशमती का खून। हिम्मत की कमी नहीं थी उसमें, इसीलिए उसने फैसला किया, पहले इस अजूबे को पकड़ते हैं, इस बॉडी के चाचा जी को और अपने सरनेम को बचाते हैं, और उसके बाद बैक टू द फ्यूचर। यह कहकर मुन्नू लूका की दुकान से बस कुछ ही दूर अदम सराय के अंदर घुसा। अदम सराय वो जगह थी जहां माहेशमती साम्राज्य के कई खूंखार और खतरनाक लोग रहते थे। पन्ने के अनुसार अजूबा भी यहीं था। मैं उस अजूबे को पहचानूंगा कैसे, और ये अजूबा होता क्या है? मुन्नू के सवाल के जवाब में पन्ने के ऊपर एक चित्र बन गया। उस चित्र में एक लंबा चौड़ा आदमी दिख रहा था, जिसके शरीर पे एक मजबूत धातु का कवच था और सर की जगह एक प्रेत की खोपड़ी थी। ये देख के मुन्नू हैरान रह गया। ओह, ये है अजूबा, वो तांत्रिक योद्धा जो अपनी आत्मा को काली शक्तियों की भेंट चढ़ा देते हैं। उन्हें ये शक्ति मिलती है कि वे किसी का भी रूप ले सकते हैं। उसके बाद ना ये इंसान रह जाते हैं और ना ही शैतान। इनकी तंत्र शक्ति और ऊर्जा शस्त्रों के सामने बड़े बड़े योद्धा कमजोर पड़ जाते हैं। पन्ने की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहा था मुन्नू। पीछे से आवाज आई, महेंद्र सिंह विद्रोही। मुन्नू ने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सामने खड़ा था एक लंबा चौड़ा मजबूत धातु का कवच पहने एक आदमी। उसके सर की जगह थी प्रेत की खोपड़ी। मुन्नू ने अजूबे को नहीं, अजूबे ने मुन्नू को पहचान लिया था। अजूबा बोला, तेरी फांसी तो कल है ना, तू आज यहां मरने के लिए क्यों चला आया? ये दिल दहला देने वाली आवाज सुनके सहमा हुआ मुन्नू बोला, भाई तुम कौन हो अब? वही जिसने तू बन के चांदी चुराई। मुन्नू अजूबा को देख के थोड़ा लड़खड़ाते हुए बोला, यार तुम चांदी चोर नहीं, नहीं 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 नहीं, तुम चिंदी चोर हो। इतनी पावर होके चांदी चुरा रहे हो? अरे सोना वो ना चुराओ, माहेशमती का कोहिनूर लपेट लो। मुन्नू की बात के जवाब में अजूबे के हाथ में से आग की ऊर्जा की एक लहर निकली और सीधा मुन्नू के सीने में जा लगी। उस वार में इतनी ताकत थी कि मुन्नू के पैर जमीन से उखड़ गए और वो उड़ता हुआ सराय के कोने में जा गिरा। अबे ये क्या है? इसके हाथ से आग कैसे निकल रही है?
मुन्नू तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने अपने शरीर को देखा और वो हैरान हो गया। उसके शरीर पर उस घातक वार से एक खरोंच तक नहीं आई थी। मुन्नू समझ गया कि जिस योद्धा के शरीर में वो था वो बहुत ही शक्तिशाली था। हाँ भाई, चलो और बता दो महाराज को कि तुम ही हो चांदी चोर। माँ कहती है सच बोलना चाहिए। तुझे और तेरी माँ दोनों को खत्म कर दूंगा। ये कह के अजूबे के एक और ऊर्जावार ने मुन्नू को सराय की दीवार के पार बाहर सड़क पर भेज दिया था। मुन्नू को गुस्सा आया और वो खड़ा होते हुए बोला, अजूबा भाई, माँ को तो बीच में लाना मत। और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें कुत्ते की तरह मार के यहां से घसीट के राजा के दरबार में ना ले जाएं, तो चुपचाप तमीज से हमारे साथ चलो और सीधा शक्ति रक्षकों। अजूबा बोला, मुझे घसीट के ले जाएगा तू महाराज के दरबार में? अब महाराज के दरबार में तेरी लाश जाएगी। अजूबा ने मुन्नू पे शक्तिशाली ऊर्जावारों की बारिश कर दी थी। बुरी तरह घायल मुन्नू लड़खड़ा रहा था। ये देख के अजूबा ने बिजली की गति से दौड़ते हुए ऊर्जा से जल रही अपनी मुट्ठी मुन्नू के मुंह पे दे मारी। मुन्नू के मुंह से खून का एक फव्वारा छूटा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया जिसमें वो एक युद्ध क्षेत्र में अकेला 100 योद्धाओं से लड़ रहा है। अजूबा का अगला वार खाते ही उसने देखा कि उस युद्ध क्षेत्र में उसने एक ऊर्जावार से उन सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया। मुन्नू को अपना अतीत, अपनी सोई हुई शक्तियां याद आ रही थी। हर वार से उसके अंदर दबे हुए योद्धा की शक्ति जाग रही थी। अजूबा का अगला वार मुन्नू को बेहोश कर देने वाला था कि तभी फौलाद के जैसे मजबूत अजूबा की मुट्ठी को मुन्नू ने रोक लिया। मुन्नू के शरीर से चिंगारियां फूटने लगीं। उसके पूरे शरीर में एक सुनहरे रंग की ऊर्जा दौड़ रही थी। ये दृश्य देखकर पंडारा घाटी में खड़े सभी लोग हैरान थे। मुन्नू के चेहरे पर अब एक हंसी थी। अपनी आंख से बहती खून की बूंद को हटाते हुए मुन्नू ने अजूबा के सीने पर एक मुक्का मारा और ये वार इतना शक्तिशाली था कि अजूबा के कवच के परखच्चे उड़ गए और वो दूर जाकर गिरा। मुन्नू बोला, जय बात, बहुत ज्यादा पावर फील हो रही है। इससे पहले कि अजूबा संभलता, मुन्नू उसके सामने था और अगले वार में अजूबा का जबड़ा टूट गया। हमने कहा था तुमसे अजूबा भाई, घसीट के ले जाएंगे तुम्हें। अगले कुछ ही पलों में अजूबा को अपनी ऊर्जावारों से बुरी तरह घायल कर दिया था मुन्नू ने। जमीन पर पड़े दर्द में कराह रहे अजूबा से मुन्नू, जिसके शरीर के अंदर का योद्धा जाग गया था, बोला, हाँ तो अजूबा भाई, बात समझ में आ गई? मुन्नू से पंगा पड़ता है महंगा। मुन्नू अजूबा को पकड़ने ही वाला था कि तभी अजूबा ने एकदम से मुन्नू की आंखों में एक जादुई राख फेंकी और कुछ पल के लिए मुन्नू को दिखना बंद हो गया। जितनी देर में मुन्नू की आंखों पर से उस राख का असर हटा, अजूबा वहां से बच के भाग रहा था। अजूबा ने एक अजीब सी सीटी बजाई और एक विशालकाय बाज उड़ता हुआ आया जिस पर वो बैठ गया। अजूबा का बाज पंडारा घाटी से बाहर निकलने वाला था, लेकिन तभी मुन्नू ने पूरी ताकत लगा के एक छलांग लगाई। वो आसमान में उड़ते हुए बाज को पकड़ने ही वाला था। सारी पंडारा घाटी ये असंभव दृश्य देख रही थी कि तभी ऊर्जा के कई चाबुक एक साथ मुन्नू के शरीर से आ लिपटे और वो अगले ही पल जमीन पे आ गिरा। अजूबा रात के अंधेरे में पंडारा घाटी से भाग गया था और मुन्नू के सामने खड़े थे कुंदनगढ़ के शक्ति रक्षक। उनमें से एक शक्ति रक्षक मुन्नू के सामने आया और बोला, जेल तोड़कर भागने की जुर्म में तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। अभी के अभी तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। अपनी बेगुनाही साबित करते करते रह गया था और एक बार फिर से खड़ा था मौत के मुंह में माहेशमती का मुन्नू। कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेगा मुन्नू? क्या अजूबा की बजाय लूका की दुकान से परम वेद का दूसरा पन्ना लेना चाहिए था मुन्नू को?
कैसे मौत के मुंह से बचकर वापस पहुंचेगा साल 2025 में मुन्नू, और कैसे मुन्नू का सत्तू बन गया था विहान। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रोमांच और तिलिस्म से भरी माहेशमती के वीर मुन्नू की होश उड़ा देने वाली कहानी। अजूबा के बाज का पंजा मुन्नू की गिरफ्त में आने ही वाला था कि ऊर्जा के सैकड़ों चाबुक ने उसे जमीन पर ला गिराया। कुंदनगढ़ के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के दल शक्ति रक्षक ने जेल तोड़कर भागने के जुर्म में मुन्नू को पकड़ लिया था। जमीन पर पड़ा मुन्नू गुस्से में बोला, अबे हम चोर नहीं, वो था जो बाज पे उड़ के भाग गया। इतनी मुश्किल से उसको दबोचा था हमने, लेकिन तुम लोगों के चक्कर में निकल गया वो चांदी चोर। शक्ति रक्षकों ने आसमान में देखा, लेकिन उन्हें ना तो वो अजूबा नजर आया और ना ही उसका बाज। अजूबा रात के अंधेरे में पंडारा घाटी से भाग गया था। हमें छोड़ो बे, निकल जाएगा वो चांदी चोर। मुन्नू उन शक्ति रक्षकों की गिरफ्त में छटपटा रहा था, लेकिन वो शक्ति रक्षक कुछ सुनने को राजी ही नहीं थे। जेल तोड़कर भागने की सजा मौत है, एक शक्ति रक्षक ने दहाड़ते हुए कहा। मुन्नू बोला, अबे कितनी बार दोगे मौत की सजा? हो तो गई एक बार। कल शाम को ब्रह्मपुत्र नदी पे बने पुल पे हमारा अपॉइंटमेंट है मौत की सजा के साथ। शक्ति रक्षक बोला, वो सजा तुम्हें अब कल नहीं, अभी दी जाएगी। मुन्नू बोला, लेकिन महाराज ने हमें कहा था कि अगर हम उस पुल पर खुद को निर्दोष साबित कर देंगे तो हमें छोड़ दिया जाएगा। तो चलो पुल पे, कर दो खुद को निर्दोष साबित। यह कहकर शक्ति रक्षकों ने मुन्नू को हिरासत में ले लिया। जहां एक तरफ एक विशालकाय बाज पे बंधा हुआ मुन्नू शक्ति रक्षकों की हिरासत में जा रहा था, ब्रह्मपुत्र नदी के उस पुल पर, वहीं कांस्य नगरी के उस विशाल राजमहल में एक शख्स बहुत ही गुस्से में था, और उसके सामने सर झुकाए खड़ा था उसका एक अफसर। तुमने तो कहा था कि महेंद्र सिंह को कुछ याद नहीं है, वो अपनी शक्तियों को भूल चुका है, तो उसने एक अजूबे को चींटी की तरह कैसे मसल दिया? पता नहीं युवराज, शुरू में तो अजूबा उसे बुरी तरह मार रहा था, लेकिन फिर एकदम से महेंद्र सिंह ने उसे रौंद दिया। अगर अजूबा शक्ति रक्षकों के हाथ लग जाता तो हम सबकी मौत पक्की थी, क्योंकि अगर महाराज मगाधीश को यह पता चल जाता कि उस चांदी की चोरी के पीछे हम हैं, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ता। युवराज, अभी भी घबराने की कोई बात नहीं है। महेंद्र सिंह को शक्ति रक्षक जान से मारने के लिए ले गए हैं। मैं जानता हूं महेंद्र सिंह को, वो मरेगा नहीं। लेकिन मुझे यह बताओ कि अजूबे तक पहुंचा कैसे महेंद्र सिंह? उसे कैसे पता चला कि वो पंडारा घाटी में छुपा हुआ है? अफसर बोला, उसे वो खबर उसके चाचा के बेटे विहान ने दी थी, और विहान को यह सब बताया था पड़ोस में रहने वाली उस लड़की लाइशा ने। ये लाइशा कौन है? महेंद्र सिंह के पिता के दोस्त करणवीर की बड़ी बेटी। अपने साथी की बात सुनके वो सफेद कपड़े पहना आदमी बोला, इस लाइशा ने पहले भी महेंद्र सिंह और उसके परिवार की मदद की है। हाँ, पहले लाइशा का बाप उनका वफादार था, और अब लाइशा उनकी वफादार है। ठीक है, तो पहले महेंद्र सिंह के वफादारों को ही खत्म किया जाएगा। ऐसा सबक सिखाएंगे इस लाइशा को कि इसकी आत्मा कांप जाएगी। जहां एक तरफ ये महेंद्र को फंसाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे थे, वहीं मुन्नू को उस पुल पर अपनी जान बचानी थी। सुबह हो चुकी थी और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी पर बने उस 1 किलोमीटर लंबे पुल पर मुन्नू और उसके चाचा सोमेश देव को हिरासत में लिए खड़े थे शक्ति रक्षक। सोमेश देव ने घबराते हुए मुन्नू से कहा, कुछ करो बेटा, हम मरना नहीं चाहते। अरे तो हम कौन सा मौत के इंतजार में पल के बिछाए बैठे हैं? अरे तो कुछ करो ना। अरे आप चुप रहेंगे तभी ना कुछ करेंगे। वहां खड़ा एक शक्ति रक्षक मुन्नू से बोला, महेंद्र सिंह, साबित करो कि तुम निर्दोष हो, नहीं तो तुम्हें। अरे रुक जाओ यार, इतनी भी क्या जल्दी है तुमको हमें मौत की सजा देने की? वो चांदी जो चोरी हुई वो तुम्हें पेंशन में मिलने वाली थी क्या? हाँ? मुन्नू बौखला गया। क्या कहा तुमने? अबे हम कह रहे हैं कि हमें जरा क्राइम सीन का मुआयना तो करने दो। ये क्राइम सीन क्या होता है?
हमारा मतलब है हमें थोड़ा समय दीजिए इस जगह की तहकीकात के लिए। कितना समय चाहिए? चाहिए तो 200-300 साल, लेकिन तुम वो तो दे पाओगे नहीं, है ना? तो वहां पर शांत खड़े रहो और हमें तहकीकात करने दो। मुन्नू ने तहकीकात शुरू तो कर दी थी, पर उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसे खुद को निर्दोष साबित करेगा। उसने एक पल भागने की सोची, लेकिन उस पुल के दोनों तरफ शक्ति रक्षक अपने बाज के साथ तैनात थे, तो भाग के जाना तो नामुमकिन था। मुन्नू परेशान उस पुल पर टहल रहा था कि तभी उसकी नजर पुल के कोने में धूप में चमक रही किसी छोटी सी चीज पर पड़ी। जब मुन्नू पास गया तो उसने देखा कि एक चांदी का सिक्का पुल की रेलिंग के पास पड़ा हुआ था। मुन्नू ने उसे तुरंत ही उठाया। उस सिक्के के उठाते ही मुन्नू की आंखों में एक अजीब सी खुशी आ गई। वो चिल्ला के बोला, क्या ये सिक्का उसी चोरी का है? एक शक्ति रक्षक बोला, हाँ, उसी गाड़ी में 2 संदूक भर के चांदी के सिक्के थे। जब तुमने धमाका किया तो एक संदूक टूट गया और उसके सिक्के यहां वहां बिखर गए, और चांदी के सिक्कों से भरे दूसरे संदूक को तुम लेकर फरार हो गए। चांदी के सिक्कों से भरा संदूक? इन्हीं चांदी के सिक्कों से भरा हुआ संदूक था ना? मुन्नू ने पूछा। वो शक्ति रक्षक मुन्नू की बात दोहराते हुए बोला, हाँ, यही चांदी के सिक्के। इन्हीं चांदी के सिक्कों की चोरी का आरोप है ना हम पे? मौत के डर से पागल हो गए हो क्या, जो बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हो? हाँ, इन्हीं चांदी के सिक्कों की चोरी का आरोप है तुम पर। शक्ति रक्षक की बात सुनकर मुन्नू जोर जोर से हंसने लगा। मुन्नू को हंसता हुआ देखकर सोमेश देव बोले, लगता है मरने के डर से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है इसका। अरे नहीं नहीं चाचा, मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट है। हम खुश हो रहे हैं क्योंकि हम निर्दोष हैं। निर्दोष? ये कैसे साबित हुआ कि हम निर्दोष हैं? चाचा जी, आरोप चांदी के सिक्कों को चुराने का था, लेकिन ये सिक्के नकली हैं। मुन्नू की बात सुनकर सभी शक्ति रक्षक चौंक गए। उनमें से एक शक्ति रक्षक बोला, ये बकवास है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये सिक्के नकली हैं? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। अबे हम दुनिया को बनाते हैं और ये हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे ओ, जाओ पापा से कह दो कि मुन्नू अपना सच भरी सभा में साबित करने के लिए तैयार है, और अगर सच साबित नहीं हुआ तो? हाँ पता है, ये तलवार, हमारा सर, ब्रह्मपुत्र नदी। रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। आई एम मुन्नू द प्रो। तुम नहीं समझोगे। नाउ यू गो। वो शक्ति रक्षक वहां से जाने लगा तो मुन्नू ने उससे बोला, महाराज के सामने दरबार में वो सभी सिक्के जो यहां इस धमाके में मिले थे वो लेकर आ जाना, और साथ ही महाराज के राजकोष से भी कुछ चांदी के सिक्के अलग से लेकर आना। और हाँ, एक बात और, चुंबक जरूर लेकर आना। कुछ ही घंटों में राजा के दरबार में उस विशाल युद्ध क्षेत्र के बीच, जहां कुंदनगढ़ की जनता भी जमा थी, वहां खड़ा था मुन्नू। मुन्नू के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे राजा मगाधीश, जो काफी गुस्से में लग रहे थे। महेंद्र सिंह, यह आखिरी मौका है खुद को निर्दोष साबित करने का। मुन्नू ने मुस्कुराते हुए राजा मगाधीश के सामने सर झुकाया और कहा, महाराज, हम अभी कुछ ही देर में साबित कर देंगे कि हम पर लगे आरोप झूठे हैं। यह कह के मुन्नू ने एक शक्ति रक्षक से कहा, धमाके के दिन जो चांदी के सिक्के पुल पर से मिले थे उनको यहां पर लाकर रख दीजिए। मुन्नू के कहते ही उस शक्ति रक्षक ने एक बड़े से संदूक में वो सिक्के लाकर वहां पर रख दिए। अब जैसा कि हमने कहा था, महाराज के राजकोष के कुछ सिक्के भी यहां पर लाकर रख दीजिए। शक्ति रक्षक ने एक और संदूक लाके वहीं मुन्नू के सामने रख दिया। बहुत बढ़िया। अब हम चाहेंगे कि आप अपने राज्य की स्वर्ण शास्त्र प्रयोगशाला के एक अधिकारी को यहाँ पर बुला लें। मुन्नू के ये कहते ही एक लड़की वहीं महाराज के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, महाराज की जय हो। मैं भूमिका ज्योतिष शास्त्र और स्वर्ण शास्त्र प्रयोगशाला में अधिकारी हूं। मुन्नू भूमिका की बात सुनकर बोला, तो आप धातु विज्ञान भी जानती होंगी? जी। तो महाराज, हमें सिर्फ यही कहना है कि हम पे चांदी के सिक्के चुराने का आरोप था, लेकिन जो सिक्के उस गाड़ी में थे वो नकली थे। महाराज ने चौंकते हुए कहा, नकली? हाँ महाराज,
हम आपको अभी इस बात का प्रमाण दिए देते हैं। ये कहकर मुन्नू ने सामने रखे दोनों संदूकों की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, इस संदूक में हैं आपके राजकोष से आए चांदी के सिक्के और इस संदूक में हैं उस दिन धमाके में मिले सिक्के। सब लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे थे मुन्नू का तमाशा, खासकर सोमेश देव। मुन्नू ने अपनी जेब से चुंबक निकाला और बोला, महाराज, ये चुंबक है जो हमें इन शक्ति रक्षक ने ही लाकर दी है। असली और नकली चांदी की पहचान बहुत ही आसानी से हो जाती है। असली चांदी, सोना और पीतल चुंबक से नहीं चिपकते और नकली चांदी जो कि लोहे से बनी होती है वो चुंबक से चिपक जाती है। ये कहते ही मुन्नू ने पहले मगाधीश के राजकोष से आए सिक्कों को चुंबक से उठाने की कोशिश की, लेकिन एक भी सिक्का नहीं चिपका चुंबक से। और फिर जैसे ही मुन्नू उस चुंबक को धमाके वाले सिक्कों के संदूक के पास ले गया, वो सिक्के तुरंत चुंबक से चिपक गए। ये देख के पूरा दरबार हैरान हो गया, सारी जनता परेशान थी। मुन्नू बोला, भूमिका जी, क्या कहता है आपका धातु ज्ञान? हम सही कह रहे हैं या नहीं? भूमिका कुछ हड़बड़ाते हुए बोली, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिक्के चांदी के नहीं हैं महाराज। महेंद्र सिंह जी सही कह रहे हैं, ये सिक्के नकली हैं। मुन्नू, जिसने बचपन से नकली चांदी सोने के सिक्कों से दुनिया को बेवकूफ बनाया था, आज इस ज्ञान से अपनी जान बचा गया था। इससे पहले महाराज कुछ बोलते वहीं खड़ा एक मंत्री बोला, लेकिन महाराज, लूट तो हुई है, लेकिन चांदी की लूट नहीं है। लोहे के सिक्के चुराना शरारत हो सकती है, अपराध नहीं। ये बात कही थी महाराज के साथ बैठी परम सुंदरी वैदेही ने, जो थी महाराज मगाधीश की बेटी। लेकिन फिलहाल वो मुन्नू की फैन हो चुकी थी। अपनी बेटी की बात मानते हुए मगाधीश बोला, महेंद्र सिंह, मान गए तुम्हारी समझदारी को और सूझबूझ को। तुम सभी आरोपों से मुक्त होते हो। महाराज की बात सुन के मुन्नू बोला, धन्यवाद महाराज, हम और हमारे चाचा तो निर्दोष साबित हो गए, लेकिन चांदी के सिक्कों की चोरी तो हुई है। वो सिक्के राजकोष से निकले तो सही, लेकिन उस गाड़ी तक नहीं पहुंचे। उन्हें बीच में ही चुरा लिया गया था और नकली सिक्कों से भरा संदूक चाचा जी की गाड़ी में रखवा के एक झूठी चोरी का ड्रामा यानी कि स्वांग रचा गया। मुन्नू की बात सुनकर मगाधीश खुश हो गया और बोला, तुम तो बहुत ही समझदार हो, तो अब तुम ही इस चोर को ढूंढो। हम? हाँ, हम जानते हैं कि तुम एक बहुत ही कुशल योद्धा हो। पंडारा घाटी में उस अजूबे से हुई लड़ाई के बारे में शक्ति रक्षक हमें बता चुके हैं और तुम्हारे दिमाग का जौहर भी आज हमने देख ही लिया। आगे की बात राजकुमारी वैदेही ने कही, इसीलिए महेंद्र सिंह विद्रोही जी, हम चाहते हैं कि आप एक शक्ति रक्षक बने। राजकुमारी, महाराज, हम आपके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक दरख्वास्त है, हमें महेंद्र सिंह ना बुला के मुन्नू बुलाया जाए। शॉर्ट एंड स्वीट, मुन्नू। मुन्नू विद्रोही, दोषी नहीं। महाराज मुन्नू की बात सुनकर हंसे और बोले, ठीक है, आज से तुम हो माहेशमती के मुन्नू। कल तक सूली चढ़ने जा रहा मुन्नू आज माहेशमती के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के दल शक्ति रक्षकों का हिस्सा बनने जा रहा था। मगाधीश बोला, और तुम्हारी सूझबूझ के लिए हम तुम्हें इनाम में आधा किलो सोना देते हैं। आधा किलो सोना? क्या कह रहे हैं आप? मुन्नू की बड़बड़ सुने बिना ही महाराज मगाधीश वहां से चला गया और राजकुमारी वैदेही भी मुन्नू को एक नटखट स्माइल पास करके चली गई। जो आदमी आधा किलो आटा एक बार में नहीं लेता था, उसे आधा किलो सोना मिल गया था। इस खुशी में पागल मुन्नू पन्ने से बोला, पन्ना जी, सोना मिल गया, अब चला जाए 2025 में। तभी पन्ने पर लिखा आया, पीछे तो देख। मुन्नू मुड़ा और सोमेश देव ने मुन्नू को गले लगा लिया और कहा, मुन्नू बेटा, तुमने हमारी जान बचा ली। लेकिन उसी पल विहान दौड़ता हुआ आया और बोला, मुन्नू, अनर्थ हो गया, लाइशा को कोई उठाकर ले गया। अबे, अब ये लाइशा कौन है बे? मुन्नू, तुम हर बात पर मजाक मत किया करो। लाइशा तुम्हारे पिता के परम मित्र की बेटी है, तुम्हें उसे बचाना ही होगा।
मुन्नू ये सुनकर एकदम ब्लैंक हो गया और बोला, अबे यार। उसने उस दिव्य पन्ने को देखा जिस पर लिखा था, रात नशीली है, बुझ गए दिए, 2025 में चले जाना, लेकिन पहले यहां के काम कर लीजिए। क्या मुन्नू 2025 में वापस जाएगा या लाइशा को बचाने के लिए एक नए षड्यंत्र में फंस जाएगा? कौन है वो लोग जो लाइशा को उठाकर ले गए और कैसे पता चला मुन्नू को कि पुल पे पड़ा चांदी का वो सिक्का नकली था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रोमांच और तिलिस्म से भरी माहेशमती के वीर मुन्नू की होश उड़ा देने वाली कहानी, माहेशमती की महागाथा।